Dear students, in this video I will explain third chapter of your first flight book, that is two stories about flying. And students, इस चैप्टर में दो पार्ट हैं. पहला पार्ट है his first flight, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. और आज के इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट, जो कि है ब्लैक एरोप्लेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इस चैप्टर को मैं यानी कि इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूंगा. तो चलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि कंप्लीटली अच्छे से ये वीडियो आपको समझ में आ जाए. एंड यस, वीडियो यूजफुल लगे देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट, गिव योर फीडबैक एज वेल. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया जरूर करिए कि वीडियो कैसी लगी, या कुछ और रिक्वायरमेंट इस वीडियो में ऐड करने की थी. अपने डिमांड्स को आप मेरे साथ शेयर करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि इस मोड के माध्यम से मैं आपके स्टडी में मदद कर पाऊं. तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं स्टोरी को स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करूं, जिससे कि स्टोरी आपको बेटर थोड़ा सा समझ में आ जाए. तो एक्चुअल में इस स्टोरी में बेटा जो नरेटर है वो फ्रांस में रह रहे हैं, और फ्रांस में कोई पर्पस होगा, कोई जॉब पर्पस होगा, कोई रीजन होगा. अब इस स्टोरी में है क्या कि वो अपने नेटिव प्लेस इंग्लैंड जा रहे हैं, अपने एक पुराने ओल्ड डैकोडा प्लेन में बैठ करके, और अब उसी एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं कि जब वो अपने इंग्लैंड यानी नेटिव प्लेस इंग्लैंड जा रहे हैं तो उनका ओवरऑल वो एक्सपीरियंस कैसा था, और कैसे ये ब्लैक एरोप्लेन की वहां पे कहानी जो है ऐड होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जब वो अपनी फ्लाइट को उड़ा रहे होते हैं, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तब वो बता रहे हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. जब जिस डायरेक्शन में वो फ्लाइट को उड़ा रहे थे वो बता रहे थे कि जो चंद्रमा है वो बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में निकल रहा था, यानी दिखाई दे रहा था. एंड बिहाइंड मी, जो कि मेरे पीछे था, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, वेस्ट डायरेक्शन में, और चंद्रमा उनके ठीक पीछे था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो आकाश था वो बिल्कुल साफ साफ चमक रहा था. कहने का यहाँ मतलब ये कि मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था, किसी भी प्रकार के क्लाउड्स, बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी कि उड़ाने में बहुत आसानी महसूस हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत साफ था. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था. टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, और जो शहर जो सो रहा था उसके ऊपर अकेले उस फ्लाइट में मैं बहुत खुश था. खुश वो क्यों थे? क्योंकि पहला रीजन ये था कि मौसम साफ था, और दूसरा रीजन ये था कि वो अपने नेटिव प्लेस जा रहे थे छुट्टियों के लिए. अब आगे वो कह रहे हैं कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोडा एरोप्लेन, और मैं अपनी पुरानी डैकोडा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और जिस समय वो अपनी इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं वो फ्रांस के ऊपर से होते हुए इंग्लैंड जा रहे थे. एंड आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपने छुट्टियों के बारे में, कि जब मैं वहां पे जाऊंगा मैं अपने छुट्टियों को कैसे स्पेंड वहां पे करूंगा. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं ये देख रहा था कि मैं अपने छुट्टियों पे अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहूंगा, जो कि बहुत अच्छा होगा. एंड आई लुक्ड एट माई वॉच, इसके बाद मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा, घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि रात का जो समय था, रात का समय था. एंड सुबह यानी 1:30 AM, बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे 1:30 AM उनकी टाइम में, यानी घड़ी में टाइम हो रहा था, यानी कि ये वो फ्लाइट रात की थी. ओके, रात में वो उड़ान भर रहे थे. अब आगे वो क्या कहते हैं, शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अब वो कहते हैं शुड आई कॉल पेरिस रूम वेरी सून, यानी कि वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे कि जहां से उन्हें ये लगा कि अब बहुत ही जल्द मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना पड़ेगा. क्यों कंट्रोल रूम को कॉल करना पड़ेगा? क्योंकि पेरिस की बात उन्हें ये पता करना था कि मुझे किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में जाना है इंग्लैंड पहुंचने के लिए. आई थॉट, मैंने सोचा कि जल्दी मुझे पेरिस कंट्रोल रूम कॉल करना पड़ेगा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और ये मैंने कब ये मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने देखा जो एरोप्लेन का जो नोज था, आगे का जो हिस्सा था, जब मैंने वहां से आगे की ओर देखा, यानी प्लेन के आगे देखा एरोप्लेन के, तो मैंने क्या देखा, आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइट्स दिखाई दे रही थी, यानी कि एक शहर सामने दिखाई दे रहा था, और वो शहर कोई और नहीं था, पेरिस था. इसी वजह से वो वहां कहते हैं कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम कॉल करना पड़ेगा आगे के डायरेक्शन के लिए. फिर वो कहते हैं कि इसके बाद मैंने क्या किया, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया. एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डैकोडा DS-088 हियर, कि यहाँ पे डैकोडा 088 में बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड जाने की, यानी कि वो
कंट्रोल रूम को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये फ्लाइट आ रही है 088 और मुझे इंग्लैंड जाना है, आगे का क्या रास्ता है आप मुझे बताइए। ओवर का मतलब क्या होता है, ये सॉरी सिग्नल होता है जिससे आप ये एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं अपनी बातों को पूरी कर चुका हूं, अब आप सामने से बोल सकते हैं। नाउ द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, नरेटर बता रहे हैं कि और मुझे तुरंत ही रेडियो से उत्तर मिल जाता है। क्या उत्तर मिलता है? DS 088 आई कैन हियर यू, कि हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, और आपको यहां से अपने फ्लाइट को 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करना है। DS 088 ओवर, यानी कि अब कंट्रोल रूम से वहां से ओवर बोला जाता है, यानी कि अब आगे का प्रोसीजर किया जा सकता था। एंड आई चेक द मैप, फिर नरेटर कहते हैं मैंने मैप को देखा, एंड कंपास को देखा, यानी कि 12 डिग्री पे टर्न करने के लिए मैंने जो भी गाइडलाइंस थी मैंने उसको देखा। एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और इसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने अपने सेकेंड, यानी कि उनके जो एरोप्लेन थी उसमें 2 फ्यूल टैंक थे, पहले फ्यूल टैंक का फ्यूल समाप्त हो चुका था, दूसरा फ्यूल टैंक का फ्यूल वो ऑन करते हैं जो कि लास्ट फ्यूल टैंक था, इसके बाद कोई और एक्स्ट्रा फ्यूल उनके पास नहीं था। नाउ टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इसके बाद मैंने 12 डिग्री पे अपने डैकोटा फ्लाइट को मैंने टर्न कर दिया। एंड आई विल बी इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, और जिस स्पीड से वो चल रहे थे, आगे नरेटर मेंशन करते हैं कि अगर इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक आसानी से मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एंड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वाह, और वो इमेजिन कर रहे थे वहां जब मैं पहुंचूंगा एक बहुत ही हैवी समय इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत दिन बाद करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बेहतर चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये जो फ्लाइट अभी तक चल रही थी बहुत ही आसान फ्लाइट थी। आसान फ्लाइट वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई भी डिफिकल्टीज का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा, मौसम बहुत साफ सुथरा था, जो सिग्नल से प्रॉपर कंट्रोल रूम से मिल रहे थे वो प्रॉपर बातचीत हो जा रही थी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब पेरिस से वो आगे जब बढ़ते हैं तो अब नरेटर कुछ बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ही सेइंग दैट पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मुझसे पीछे छूट चुका था, यानी कि मैं पेरिस जहां मैंने बात किया था वहां से लगभग 150 किलोमीटर में आगे आ चुका था। When I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा, यानी कि अभी तक बादल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था, स्टार्स प्रॉपरली आकाश में चमक रहे थे, लेकिन अब मुझे बादल दिखे, और केवल बादल नहीं थे, दोज वर स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स थे, वो आंधियों से भरे हुए बादल थे। एंड दे वर ह्यूज, और वो बहुत बड़े बड़े बादल थे, और इतने बड़े थे कि आगे वो मेंशन कर रहे हैं कि दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो तो इतने बड़े दिख रहे थे जैसे कि मेरे सामने बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं वो मेरे सामने आकाश में आकर के खड़े हो गए हों। एंड आई न्यू, मैं जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, अब वो कहते हैं वो क्लाउड्स इतने बड़े बड़े थे कि मैं क्लाउड्स के ऊपर उतनी ज्यादा ऊंचाई पे अपने फ्लाइट को नहीं ले जा सकता था। एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास पर्याप्त फ्यूल है टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उन बादलों के केवल इर्द गिर्द में घूमता रहूं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में। अब देखिए वो बादलों के अंदर की बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बादलों के अंदर एक्चुअली उन्हें लग रहा था कि अगर मैं सीधा स्ट्रेट बादलों के अंदर से होकर के जाऊंगा तो वहां खतरा होगा, और जो क्लाउड्स हैं वो इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई के कि उनके ऊपर से मैं अपने फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकता हूं। तो अब आगे क्या होगा? पहला उनके दिमाग में क्या प्लान आया? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, कि अब जो मौसम चूंकि खराब है, अभी पेरिस के 150 किलोमीटर ही आगे हैं, तो प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं क्यों ना कि मुझे शायद पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो कहां जाना चाहता था? घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो इंग्लिश हैवी ब्रेकफास्ट नाश्ता वहां पे जाकर के करना चाहता था, ये मैंने दिमाग में सोच रखा था। अब जब सोच रखा तो कहते नहीं, मैं वापस पेरिस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा? आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। अब रिस्क क्या लेना था? रिस्क यहां पे ये लेना था कि बादलों के ऊपर वो जा नहीं सकते थे, और वहां पे घूमने के लिए फ्यूल था नहीं, तो बचा आखिरी ऑप्शन कि वो बादलों के अंदर से होकर के ट्रेवल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। तो बस वही किया। आई थॉट, मैंने सोचा ये, एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। फिर क्या था? सीधा मैंने अपने डैकोटा फ्लाइट को उस तूफान के अंदर, उन बादलों के अंदर मैंने प्रवेश करा दिया।
एंड इन साइड द क्लाउड्स, और जैसे ही मैं बादलों के अंदर पहुंचता हूं, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन, और बिल्कुल ये असंभव सा हो गया था कि मैं एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाऊं। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वहां चूंकि वो स्टॉर्मी क्लाउड था, तो अंदर मैंने क्या रियलाइज किया कि जो मेरा जो एरोप्लेन था वो वहां पे जंप कर रहा था और साथ साथ ट्विस्टेड वो हवा में घूम भी रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था माई आइज, अपनी आंखों पे। क्या हुआ? एक्चुअली द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास की जो सुई थी वो गोल 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 पूरा राउंड एंड राउंड घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? क्योंकि उसकी फ्लाइट भी घूम रही थी और इस वजह से उसका जो कंपास था वो डेड हो चुका था, खराब हो चुका था। एक्चुअली इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था, आउट ऑफ वर्क हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था। क्यों काम नहीं कर रहा था? उसी वेदर की वजह से जो चेंजेस आए। नाउ इट वुड नॉट वर्क, और ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, यहां तक कि जो और भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब भी डेड हो गए, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। एंड आई ट्राइड द रेडियो, फिर मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचा कि मैं रेडियो को ऑन करता हूं और बातचीत करके मैं सिग्नल लेने की कोशिश करता हूं। फिर क्या था? वो बोलते पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, यानी कि पैरिस कंट्रोल को कांटेक्ट कर रहे हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए फर्स्ट टाइम बहुत इजीली उन्हें रिप्लाई मिल गया था, बट इस बार क्या हुआ? देयर वॉज नो आंसर, बट कोई भी उत्तर नहीं मिला। अच्छा, उत्तर क्यों नहीं मिला होगा? रीजन आगे दिया गया, बिकॉज द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम में इसमें नरेटर फंस गया थी। ही सेइंग दैट आई हैड नो रेडियो, ना तो मेरे पास रेडियो था, नो कंपास, ना तो कोई कंपास था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, इस वजह से मैं पता ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैं कहां पे हूं। एक्चुअली आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, शायद मैं उस स्टॉर्म में, उस आंधी में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी कुछ स्ट्रेंज सा वो रियलाइज करते हैं, नरेटर करते, तभी मैंने बिल्कुल अपने पास उन्हीं काले बादलों के बीच में एक दूसरी फ्लाइट को भी मैंने देखा। और तब भाई कहते हैं ना कि डूबते को सहारा भाई काफी होता है, तो अब उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि मैं तो अकेला था, चलो कोई और साथ में है। बट एक स्ट्रेंज सी चीज उन्होंने उस फ्लाइट में क्या देखी? इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी जो विंग्स थी, जो पर थे, उस पर कोई लाइट्स नहीं थी। ध्यान रखिए कैबिन के अंदर लाइट थी, इसी वजह से वो अंदर देख पाया, लेकिन उसकी जो विंग्स थी, विंग्स पे जो लाइट थी उस पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, हाँ लेकिन ये जरूर है कि मैं देख सकता था कि उसी स्टॉर्म में वो फ्लाइट बिल्कुल मेरे बगल में उड़ रही है। एंड आई कुड सी द पायलट्स फेस, यहां तक कि मैं पायलट के फेस को भी मैं देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जब वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, खैर उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, वो एक हाथ वो व्यक्ति उठाता है और मेरी तरफ वेव करता है, हाथों को हिलाता है और इशारा करता है कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज, शायद वो जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा कि शायद उसको मालूम है कि मुझे हेल्प की रिक्वायरमेंट है, एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। एंड ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और इसके बाद वो धीरे से अपनी एरोप्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ता है, इन फ्रंट ऑफ माई डेकटा, मेरे डेकटा फ्लाइट के आगे से, सो दैट, जिससे कि इट वुड बी ईजियर फॉर मी, जिससे ये मेरे लिए और आसान हो सके, टू फॉलो हिम, उसके पीछे पीछे चलना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबेडियंट चाइल्ड। अगर नरेटर कहते हैं चूंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तो एक ओबेडियंट चाइल्ड, एक ओबेडियंट बच्चे की तरीके उस स्ट्रेंज अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधे घंटे के बाद भी अभी भी वो जो एरोप्लेन था वो मेरे साथ उसी क्लाउड में दिख रहा था मुझे। एंड नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डेकटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। बट अभी एक बात ने और टेंशन बढ़ा थी नरेटर की, क्योंकि नरेटर को अभी पता ही नहीं था कि मुझे कितनी देर तक उड़ना है, और उन्हें अब ये चिंता होती कि मेरे जो फ्यूल टैंक है, मेरे
फ्लाइट का, उसमें जो फ्यूल बचा है उस फ्यूल से केवल 5 या मैक्सिमम 10 मिनट तक ही अपनी फ्लाइट को उड़ा सकते हैं। इसके बाद उनका फ्यूल समाप्त हो जाएगा। उनको आइडिया ही नहीं था कि आगे कब रनवे मिलेगा। And I was staring to fright and starting to feel frightened again। और मैं फिर से घबराना शुरू हो गया था क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला था, ज्यादा वक्त नहीं था। बट देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर मैंने रियलाइज किया कि वो जो फ्लाइट आगे थी, स्ट्रेंज एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, अब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। अच्छा, नीचे जाने शुरू देने का मतलब क्या होता है? वो एक हिंट होता है कि आसपास रनवे है और अब वो लैंड करने की पोजीशन में जा रहा है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और स्टॉर्म से होते हुए मैंने भी उसका पीछा किया। एंड सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और अचानक से मैंने रियलाइज किया कि मैं उन बादलों से बाहर आ गया हूं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। और मुझे 2 लंबी लाइट्स की लाइन मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही थी। एक्चुअली इट वॉज रनवे। वो देखता है, सरप्राइज हो जाता है कि वाओ, ये तो रनवे है। एंड एयरपोर्ट, ये तो एयरपोर्ट है। एंड आई वॉज सेफ। वो कहता है वाओ, मैं तो सुरक्षित हो, बच गया, क्योंकि मेरी एरोप्लेन में ज्यादा फ्यूल था नहीं और अकॉर्डिंगली मैं अब सुरक्षित हो गया हूं। एंड देन आफ्टर सेइंग दैट आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड्स इन दैट ब्लैक एरोप्लेन। इसके बाद मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मैं मुड़ता हूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आकाश तो बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहां पे कुछ भी नहीं था। तो शुरुआत में क्या लगा कि शायद वो एरोप्लेन मुझसे पहले लैंड कर गई होगी, मैंने नोटिस ना किया होगा। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। एक्चुअली वो ब्लैक एरोप्लेन चली गई थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। बट ये जो एरोप्लेन थी वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो नरेटर ने उस समय सोचा कि हाँ ठीक है, कहीं शायद लैंड हो गई होगी, मैंने नोटिस ना किया होगा, क्योंकि मैं भी लैंड करने की पोजीशन में था। तो इसलिए वो क्या करता है, आई लैंडेड। जैसे मैं लैंड करता हूं, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, यानी आराम से मैं उतरता हूं और अपने डैकोटा फ्लाइट से सीधा मैं कंट्रोल टावर पहुंचता हूं। एंड आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन। मैं वहां जाता हूं और एक वुमन से पूछता हूं इन द कंट्रोल सेंटर में वेयर आई वॉज, क्या मैं कहां था, यानी अपनी लोकेशन को जानने की वो कोशिश करते हैं। एंड हु द अदर पायलट वॉज। मेरे साथ जो दूसरा पायलट था आखिर वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरी मदद की। और जैसे ही उसने ऐसा बोला उस वुमन से, देखिए उसने क्या रिएक्ट किया। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। जब मैंने ऐसा बोला तो बहुत ही स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड। फिर वो हंसने लगती है और क्या कहती, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी इस प्रकार की आंधी में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अरे आज तो कोई दूसरी प्लेन्स उड़ी ही नहीं। एंड योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। केवल मैं तुम्हारी ही केवल एक ऐसी इकलौती फ्लाइट थी जिसको मैं रडार में जिसका सिग्नल देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और रेडियो। फिर अब वो सोचता है कि आखिर फिर किसने मेरी मदद की मुझे सुरक्षित लैंड करने में, वो भी बिना कंपास और रेडियो के। ये तो असंभव सा लगता है। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। वो भी मेरे फ्यूल टैंक में ज्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था। हु वॉज द पायलट। आखिर वो पायलट था कौन। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस स्टॉर्म में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना पंखों के अपने फ्लाइट को उड़ा रहा था। सो स्टूडेंट्स, आप भी सरप्राइज हो गए होंगे। वेल, विद दिस चैप्टर ऑल्सो हैज बीन डन। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और आप अपने क्लास 10 के सारे चैप्टर्स को कवर करना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, देन बी इन टच विद मी। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश ऑल योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑन टाइम। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के सारे सिलेबस को मैं फिनिश करवाऊंगा और एक बेहतर एग्जाम की हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन अपने इस ऑनलाइन मोड में करेंगे। बस आप लोग का काम क्या है कि लगातार एक कमेंट के माध्यम से आप लोग मेरे साथ टच में बने रहिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।